हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने यूकैरियोटिक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शन देखे, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि दो तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली। अब जो बचे हुए ऑर्गेनल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियोलस, ये सारा जो ऑर्गेनल्स है, ये सारे टॉपिक आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सबसे पहला जो हमारा आज का सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ए माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रियन देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है? माइटोकॉन्ड्रियन जो है ये सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज होगा। अगर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन है तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और बहुत सारा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ होता है। डबल मेम्ब्रेन इसको कवर करती है, और ये हमें साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वही यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। अब एक सेल में कितना नंबर हो सकता है? तो 100 से 1000 तक जो है, अलग अलग सेल्स में किस तरह का सेल है, उस सेल की क्या एक्टिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बी सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, फिलामेंटस, ईटीसी शेप्ड। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी होता है, और भी बहुत सारा शेप होता है, लेकिन कॉमनली सबसे ज़्यादा जो शेप होता है वो है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल यानी कि सॉसेज शेप का ये कॉमनली ज़्यादातर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सेल। शेप एंड साइज जो है ये डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है। इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई करीबन 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होती है। Mitochondria have an inner and outer membrane, dividing its lumen distinctly into two compartments, that is outer compartment and inner compartment. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम लोग शुरू ही देखें कि इसका दो मेम्ब्रेन होता है। तो जो बाहर वाला है, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन हो गया वो इनर, और बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये दो मेम्ब्रेन से बना है। तो अब जो इसके अंदर का जो ल्यूमेन है, यानी कि जो इनर स्पेस है इसका, वो क्या हो जाएगा? दो कंपार्टमेंट में बटेगा। बाहर वाला जो कंपार्टमेंट होगा, जो उसे कहेंगे आउटर कंपार्टमेंट, और जो इनर वाला कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट जो है उसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द इनफोल्डिंग्स नोन एज क्रिस्टी टुवर्ड्स मैट्रिक। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? मैट्रिक्स की तरफ, अंदर की तरफ काफ़ी सारे इस तरह के फोल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्रिस्टी कहते हैं। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है इसे ही क्रिस्टी कहते हैं। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, और क्रिस्टी के प्रेजेंट होने से क्या होता है? इसका जो सरफेस एरिया है वो और थोड़ा बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फीजन। सेल डिवीज़न के दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फीजन के प्रोसेस से डिवाइड करता है। 1 से 2, 2 से 3,
4 होते हैं। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम। देखिए इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। सर्क्यूलर है बट प्रेजेंट है, क्योंकि और सेल ऑर्गेनल्स में हमें ये नहीं देखने को मिलेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ हमें पता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्क्यूलर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम जो होगा वो 70S का होगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन में जो दोनों मेम्ब्रेन है आउटर और इनर, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। सबसे पहले जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा उस साइंटिस्ट का नाम था कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। एरोबिक इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हैंस नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और अब ये रेस्पिरेशन करेगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी जनरेट करेगा, हैंस इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्स प्रेजेंट है जिसे पोरीन्स कहते हैं। ये पोरीन्स का काम क्या होता है? ये रास्ते का काम करते हैं ताकि इसमें से जो भी मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से अंदर जा सके और अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर आ सके। तो ये मॉलिक्यूल्स के आने जाने के लिए प्रेजेंट है। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। देखिए इनर मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से इसकी फोल्डिंग है, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्रैन्यूल्स जो है ये प्रोटीन भी हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। ये क्या करता है? एंजाइम्स को मदद करता है फंक्शन करने के लिए। और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और देखिए जो इनर कंपार्टमेंट है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आउटर कंपार्टमेंट। इनर और आउटर के बीच में देखिए ये जो कंपार्टमेंट बन रहा है ये हो गया आउटर कंपार्टमेंट, और ये अंदर वाला हो गया इनर कंपार्टमेंट जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। क्योंकि ये सिंगल है तो माइटोकॉन्ड्रियन, बहुत सारे होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम्स। Ribosomes are the granular structures firstly observed by George Palade 1953। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा सेल्स में। और ये जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, या फिर हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है, तो वो रफ बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम हमें ईआर में और साइटोप्लाज्म में देखने को मिल सकता है। और ये सबसे पहले जिसने देखा था वो थे जॉर्ज पैलेट। 1953 में उन्होंने ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर सेल में ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये जो राइबोसोम बना हुआ होता है ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक होता है आरएनए और एक प्रोटीन। ये दो कंपोनेंट से ये मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन जो है उसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे। मतलब राइबोसोम न्यूक्लियो, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन, तो दो सब यूनिट
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के 2 सब यूनिट से ये मिलकर बना होता है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 80s का होता है और प्रोकैरियोट्स में 70s। यहाँ पे जो S है ये S है स्वेडबर्ग्स यूनिट, इसके मेजरमेंट के लिए स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये जो बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। मैंने बताया कि ये 2 सब यूनिट 2 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है, 2 सब यूनिट से, ठीक है। 2 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन सब यूनिट से बना होता है, जिसमें एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। तो ये 2 सब यूनिट है और इसके बीच में देखिए ये mRNA प्रेजेंट है। तो इस तरह का करीबन राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये विदाउट मेम्ब्रेन है तो ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है जो राइबोसोम्स है। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन, एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton। ये जो सेल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारा फिलामेंटस स्ट्रक्चर हम लोग को इस तरह का देखने को मिलता है, प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीनेशियस है, यानी कि कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीनेशियस है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे बीम ऑफ द हाउस भी कह सकते हैं। किसी घर में जिस तरह से हम लोग रॉड देते हैं घर को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसका स्केलेटल प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है साइटोस्केलेटन, तो ये स्केलेटन का काम करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसे सपोर्ट करता है। तो जस्ट लाइक बीम ऑफ द हाउस, इसका काम है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इसीलिए इसे साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। इट हेल्प्स सेल्स टू मेंटेन देयर शेप, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड ऑल्सो बेसिस फॉर मूवमेंट एंड सेल डिवीजन, ठीक है, मूवमेंट और सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। ये जो साइटोस्केलेटन है इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 टाइप का साइटोस्केलेटन हम लोग सेल में देख सकते हैं। एक हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक हो गया एक्टिन फिलामेंट और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 तरह का साइटोस्केलेटन हम लोग को सेल में देखने को मिलेगा जो कि उसे सपोर्ट कर रहा है। एक्टिन फिलामेंट को माइक्रोफिलामेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया साइटोस्केलेटन। इट इज जस्ट ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Cilia and flagella are structurally similar but different in the length. Cilia are short whereas flagella are longer in length. Cilia और flagella जो है किसी सेल का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये जो सीलिया फ्लैजेला है इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखें, इसका अगर टीएस दोनों का लें तो सेम रहता है स्ट्रक्चर इंटरनली, बट इनका जो लेंथ है, सीलिया जो होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और फ्लैजेला थोड़ा लेंथ उसका लंबा होता है थोड़ा। सीलिया और फ्लैजेला आर कवर्ड विथ सेल मेम्ब्रेन, देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम। और जब भी इसे ध्यान से देखा गया सीलिया फ्लैजेला को तो पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल से अटैच्ड है, तो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसे भी कवर करता है, फ्लैजेला हो या सीलिया हो। और जो इसका कोर है, यानी कि ये जो सीलिया है इसके अंदर का जो कोर है, जो बेस है, वो उसे कहते हैं एक्सोनीम। The exoneme usually has 9 pairs of doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. They show a 9+2 arrangement. ये जो फ्लैजेला है, सीलिया है, इसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन लेके देखें तो इसमें हम लोगों को 9 पेयर में रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, यानी कि पेरिफेरल साइड में, पेरिफेरी में इनका 9
पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेगा। और सेंटर में भी इन्हें, सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे उसे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट हो गया। बाहर की तरफ पेरिफेरल में 9 और सेंटर में है 2, तो इसे 9+2 अरेंजमेंट भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज मूवमेंट। मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरामीशियम यूग्लिना मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो मूवमेंट करना ही होता है। सेल्यूलर मूवमेंट में हेल्प करता है। जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं प्रोटोजोअन्स यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम जिसमें कि सीलिया प्रेजेंट होता है, यूग्लिना जिसमें कि फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी कि लोकोमोशन के लिए जो है इसे यूज़ करते हैं, सीलिया और फ्लैजेला को। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है उसमें भी प्रेजेंट होता है। और इसका जो नंबर है, एक सेल में एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, सीलिया या फ्लैजेला। और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी होता ही है। जैसे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं ताकि डस्ट से हम लोग बच सकें। और ये स्पर्म में भी प्रेजेंट होता है, स्पर्म में भी फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए। तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं और यूनिसेल्यूलर में भी। मल्टी सेल्यूलर में ये किसी सब्सटेंस को मूव करने के लिए, कंटेंट को मूव करने के लिए होता है, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये है फ्लैजेला या सीलिया का स्ट्रक्चर। और ये क्रॉस सेक्शन है, यानी कि ये हो गया सीलिया या फ्लैजेला। अगर हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये देखिए ये क्या है? डबलेट है, डबल डबल है पेयर में। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, देखिए 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और रेडियल स्पोक है। अब देखिए ये रेडियल स्पोक क्या है? ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स। Centriole is an organelle containing 2 cylindrical structure composed of tubulin protein. सेंट्रियोल जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है और ये बना हुआ होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। दे आर सराउंडेड बाय डेंस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल मेक्स अप स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सेंट्रोजोम। तो 2 सेंट्रियोल है और ये चारों तरफ घिरा हुआ है किससे? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल यानी कि पीसीएम। पीसीएम से घिरा हुआ होता है। तो ये जो फिर पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है इसे कहते हैं सेंट्रोजोम। ये हो गया सेंट्रोजोम। इट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में होता है। बोथ सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखिए ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर है। ए सेंट्रियोल यूजुअली हैज 9 बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और बीच में इनका जो स्ट्रक्चर हो गया वो थोड़ा हॉलो हो जाता है, खाली रहता है, खोखला होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये ट्रिपलेट होते हैं। जैसे हमने देखा था सीलिया फ्लैजेला में 2 था, डबलेट था, तो ये ट्रिपलेट रहेगा, 3-3 रहेगा। फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। सेल डिवीजन इन एनिमल्स फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इट ऑल्सो प्ले रोल इन द सेल्स स्केलेटल सिस्टम। ये जो सेंट्रियोल होता है ये सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है जिसके कारण जो क्रोमोसोम्स बनते हैं उसका मूवमेंट हो पाता है और सेल के स्केलेटल सिस्टम में भी हेल्प करता है, या फिर सीलिया और फ्लैजेला के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। तो इसका बहुत सारा काम है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर।
ये देखिए 2 सेंट्रियोल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक हो गया मदर सेंट्रियोल और एक हो गया डॉटर सेंट्रियोल। और इसमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट है, उसी से बना हुआ है। बीच में ये खोखला है, हॉलो है, और चारों तरफ ये जो डेंस मैट्रिक्स से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो डेंस मास है प्रोटीन का, इसे कहते हैं पीसीएम, यानी कि पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और ये फिर पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा सेंट्रोजोम, यानी कि 2 सेंट्रियोल और ये पीसीएम, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बनता है, इसे कहेंगे सेंट्रोजोम। ये जो 2 सेंट्रियोल होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं फाइबर्स से, ठीक है, कनेक्ट होते हैं। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और इसे देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस वर्क एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर, ये सेल का कंट्रोल सेंटर का काम करता है। इट मीन्स कि जिस तरह की घर में एक हेड होता है या स्कूल में प्रिंसिपल होता है जो सारे डिसीज़न लेता है, बिल्कुल उसी तरह जो न्यूक्लियस है वो भी सेल का कंट्रोल सेंटर है। सारी चीज़ें इसके कंट्रोल में होती हैं। मोस्टली द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, इसका शेप वेरी करता है बट ज़्यादातर ये स्फेरिकल शेप में ही होता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो है चारों तरफ से घिरा हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद होते हैं, ताकि इससे जो है मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ आ सके, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन, इन सभी का आना जाना लगा रहता है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स। ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस एक डेंस साइट होता है, और ये न्यूक्लियोलस में आरएनए का सिंथेसिस होना, राइबोसोम का बायोजेनेसिस, राइबोसोम समझिए तो यही फॉर्म होता है, और क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बना होता है डीएनए और हमें हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के बना हुआ होता है। क्रोमैटिन का लंबा लंबा थ्रेड होता है। आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सब हम लोग को न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। यूकैरियोट्स यूजुअली हैव अ सिंगल न्यूक्लियस बट अ फ्यू सेल टाइप। आरबीसी ऑफ मैमल्स हैव नो न्यूक्लियाई एंड फ्यू अदर्स हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। ये जो यूकैरियोट्स के सेल होते हैं इसमें ज़्यादातर यूजुअली एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। किसी किसी सेल में क्या होता है, कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता है। जैसे हम लोगों का जो आरबीसी है, मैमल्स का जो आरबीसी होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी कि न्यूक्लियाई, यानी कि ये सिंगुलर के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एंड फ्यू अदर्स हैविंग मैनी न्यूक्लियर, बहुत सारे सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि स्केलेटल मसल सेल्स हो गया, या फिर ऑस्टियोक्लास्ट, बोन से रिलेटेड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये सब में बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सेल्स जिसमें बहुत सारे सेल है वो हो गए मल्टी न्यूक्लिएट, और जिसमें एक सिंगल है वो हो गया यूनिन्यूक्लिएट। और भी होता है माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा है तो माइक्रो, बड़ा है तो मैक्रो न्यूक्लियस। तो जब हम लोग इसको एक सेपरेट चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो और हम लोग इसके डीप में जा सकेंगे। अब इसका फंक्शन क्या है? इट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम एंड दस कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रेजेंट है, इसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए का घर है। सेल डिवीज़न के टाइम पे क्रोमोसोम फॉर्म होता है। तो सेल का जो भी ग्रोथ है, उसका रेगुलेशन करना, वो सारा इसके हाथ में है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ सेल कंट्रोल करता है।
इट रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म, कैरी द जीन्स दैट कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हमारा जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, डीएनए, ये सारा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। ये हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बीच बीच में क्या है, पोर है, इसको न्यूक्लियर पोर कहेंगे। ये क्रोमैटिन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। माइक्रोबॉडीज लास्ट हमारा ऑर्गेनल है, माइक्रोबॉडीज। इसमें हम लोग देखते हैं कि दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। रफली स्फेरिकल, मतलब ऑल ओवर ये स्फेरिकल ही है इन शेप। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज बट पैरोक्सिसोम्स आर द मोस्ट कॉमन। बहुत सारे माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे कॉमन है पैरोक्सिसोम। फंक्शन क्या है? पैरोक्सिसोम्स प्ले ए की रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल्स। पैरोक्सिसोम जो है ऑक्सीडेशन करता है बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स का, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब का ऑक्सीडेशन वो पैरोक्सिसोम करता है, हेल्प करता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम देखा था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। आधे जो बचे ऑर्गेनल्स है, और आधे ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारा हम लोग ने आज देखा। सबसे पहले हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर फंक्शन देखा, राइबोसोम्स देखा, साइटोस्केलेटन क्या होता है, सीलिया फ्लैजेला के बारे में जाना, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस, और लास्टली माइक्रोबॉडीज़। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अप्रिशिएशन के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।